हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का टॉपिक है संसाधन। आज हमारा तीसरा क्लास है। यदि आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल शुरू से यानी कि बेसिक लेवल से इस टॉपिक पे चर्चा की है और समझाने का प्रयास किया है मैंने। यदि आप मेरे पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, तभी आपको मेरे आगे के जो भी क्लास होंगे वो समझ में आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज की क्लास पे। हमारा आज का हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। संसाधन में प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में विस्तार से देखा था कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधन को विकास की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से इसे वर्गीकृत किया गया है, वास्तविक संसाधन में और संभाव्य संसाधन में। उत्पत्ति के आधार पर भी विभक्त किया गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर भी इसे वर्गीकृत किया गया है, भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और लास्ट है स्वामित्व के आधार पर इसे निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरह हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में विभक्त करते हैं: विकास और उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसे विस्तार से समझने का प्रयास किया है। अब आज हम और उसके बाद हम लोगों ने संसाधन संरक्षण के बारे में भी पिछले क्लास में देखा था और उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। यदि नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लीज़ पिछले वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। तो हम लोग आज देखेंगे भूमि क्या है, मृदा और जल संसाधन के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूमि और मृदा के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये जो भूमि संसाधन है वो क्या है, इसे कहते हैं भूमि। क्या चीज़ है भूमि, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हम भूमि पे रहते हैं। तो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, यानी कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे भूमि पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो हम भूमि पे रहते हैं, इसी पर जीवन के सभी क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि जितने भी सारे कार्य हम करते हैं सभी भूमि पे ही करते हैं। तो इस तरह जो भूमि है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जितने भी संसाधन है उनमें जो भूमि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और भूमि कैसी संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है, यानी कि पेड़ पौधे जो है, वन्य जीवन है, यानी कि वन्य में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मानव जीवन हो गया, हम लोग जितने जीव है जैवमंडल में, सभी क्रियाएं करते हैं। परिवहन चलता है पृथ्वी पे, भूमि पे संचार की व्यवस्था है, तथा जीवन की जितने भी सारे क्रियाकलाप है सभी हम लोग भूमि पे ही करते हैं, यानी कि भूमि पे ही आधारित है हमारे सारे क्रियाकलाप। तो जो भूमि है हमारी प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्र पे 71% जल है और 29% भाग पे भूमि है, यानी कि स्थल भाग है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें 29% भाग पे पृथ्वी है जिसपे हम लोग रहते हैं, और जितना 71% भाग जो है केवल जल से भरा हुआ है, वो महासागर एरिया हो गया, वो जल से भरा हुआ है। तो 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है, भूमि है जिसपे हम लोग रहते हैं। इनमें कहीं पहाड़ है, देखिए जितना 29% भाग, यानी कि 100 में से 29% भाग में भूमि है। और भूमि पे तो है लेकिन भूमि भी में भी अलग अलग स्थलाकृति है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं कहीं दलदल क्षेत्र है, तो कहीं पे पूरा बालू ही बालू यानी कि पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पे सिर्फ हिम आच्छादित यानी कि हिम से ढका हुआ है,
कुछ स्थान ऐसा है जो केवल हिम से ढका हुआ है, कहीं पे ऐसा स्थान है जहाँ पे वन भी आच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है। इस प्रकार हमारा जो 29% स्थल भाग है उसमें से कहीं पहाड़ है, तो कहीं पे मैदान है, कहीं पे दलदल है, तो कहीं पे स्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग है, कहीं पे हिम है, कहीं पे वन है। तो अलग अलग भू आकृति में हमारा स्थल भाग को माने भौतिक अवस्था है। तो क्योंकि मैदानी भाग में सभी सुविधाएं, तो हम लोग जैसे स्थल भाग तो बहुत सारा है, पहाड़, मैदान, दलदल, हिम, मरुस्थल, तो इसमें से हम लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी। तो जहाँ पे हमें सारी सुविधा मिलेगी, बाजार होंगे, पहाड़ पे तो बाजार नहीं होता है, नहीं है, तो जहाँ पे हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी तो जाहिर है हम वैसे ही संसाधन को यूज करेंगे, वैसे ही भूमि पे घर बनाएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि मैदानी भाग में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, यानी कि मैदानी भाग में कृषि की जा सकती है, हम आराम से घर बना सकते हैं, पानी की सुविधा जुटा सकते हैं, और बाजार भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे मैदानी क्षेत्र में। तो इसलिए क्या होता है कि मैदानी भाग में सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, आसानी से मिल जाती है हमें। तो इस कारण जो है घनी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ सभी सुविधाएं आसानी से हमें मिल जाती हैं। यदि मान लीजिए हम लोग पहाड़ पे जमीन लेके वहाँ पे घर बनाते हैं, तो क्या हमें बाजार, उद्योग धंधे या जल का वो सुविधा जो है, हमें जो आवश्यकता पड़ेगी तो वो आसानी से हमें उपलब्ध हो सकती है? नहीं, हमें स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, तो पहाड़ी एरिया में स्कूल बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, बाजार नहीं होते हैं, पानी की दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों को मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद आता है, क्योंकि वहाँ सभी आवश्यकताओं की वस्तु जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो जिस कारण मैदानी भाग में क्या होता है, घनी जनसंख्या पाई जाती है और अन्य क्षेत्र की अपेक्षा। तो हम लोगों ने देखा था, अब हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पे भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यानी भूमि तो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो भूमि है उसको कितने आधार से कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वामित्व का क्या अर्थ हुआ? स्वामित्व मतलब उसका स्वामी कौन है, किसी एक व्यक्ति को है उसका स्वामी किसी भी भूमि का, या फिर वो पूरे समाज का है, पूरे समुदाय का, पूरे देश का स्वामित्व के आधार पर आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया निजी भूमि, दूसरा हो गया सामुदायिक भूमि, या फिर इसको हम राष्ट्रीय भूमि, राष्ट्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय भूमि। तो निजी भूमि क्या होता है? निजी भूमि विशेष व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, यानी कि उसमें किसी एक व्यक्ति का, विशेष आदमी का ही स्वामित्व होता है, विशेष व्यक्ति ही उस भूमि का मालिक होता है। तो ऐसे भूमि को हम निजी भूमि कहते हैं। जबकि सामुदायिक भूमि में पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, यानी कि समुदाय के जितने लोग हैं उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई भी विशेष एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, उसमें सभी का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए गाँव में तालाब होते हैं, तो पूरा तालाब का जो उपयोग होता है वो पूरे गांव के लोग करते हैं। पूरे गांव के लोग उसमें कपड़ा धोते हैं, पशु को नहाते हैं, या फिर उसमें सिंचाई का काम करते हैं, तो पूरे गांव के लोग का अधिकार होता है। इसलिए ऐसे भूमि को सामुदायिक भूमि कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग भूमि को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया निजी भूमि और दूसरा हो गया सामुदायिक भूमि। अब हम देखते हैं कि भूमि का उपयोग, यानी कि भूमि जो है उसका उपयोग हम लोग किन किन प्रकार से करते हैं, किन किन रूप में करते हैं। तो भूमि के उपयोग विविध रूप में करते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे भूमि में हम लोग सड़क बनाते हैं, रेल मार्ग बनाने में उसका उपयोग करते हैं, कारखाना स्थापित करते हैं। हमें जब काम की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, कारखाना उसमें निर्माण करते हैं भूमि पे, घर बनाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। कृषि के कार्य में भी हम भूमि को यूज करते हैं। भूमि में मकान बनाते हैं हम लोग, गांव, शहर, नदी, तालाब, कुआं, जितने भी चीज़ हैं सभी भूमि पे ही बनते हैं। हवाई अड्डा हो गया, बंदरगाह हो गया, तो ये सभी जो है हमारे भूमि का उपयोग हो गए। तो हम लोग भूमि के विविध उपयोग करते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसका उपयोग करते हैं।
तो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही संसाधन का प्रयोग करता है, यानी कि जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उस अनुरूप वो अपने भूमि का उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कृषि कार्य करनी है, हमें कृषि की आवश्यकता है, हमें खेती करना है, अन्न उगाना है, अपने जीवन यापन के लिए फसल की आवश्यकता है, तो हमें कृषि कार्य करने हैं। तो कृषि के लिए हम क्या करेंगे, वन क्षेत्र को साफ करके उसमें कृषि कर सकते हैं। या फिर हमें आवास की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, कृषि योग्य भूमि यदि है भी हमारे पास तो हम कि कहीं पे साइड में उसमें आवास के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रहने के लिए आवास की आवश्यकता है और हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम कृषि योग्य भूमि का भी यूज कर सकते हैं। यदि हमें रोजगार की आवश्यकता होगी तो हम उद्योग का निर्माण करेंगे, उद्योग के निर्माण के लिए भी हमें भूमि की आवश्यकता होगी। तो इस तरह हम कर सकते हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी कि जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उस अनुरूप वे संसाधन का प्रयोग करते हैं। भूमि का उपयोग दो कारकों पे प्रभावित करती है, यानी कि भूमि का उपयोग जो हम करते हैं तो उस पे दो कारक जो है प्रभावित करता है। पहला हो गया प्राकृतिक कारक, दूसरा हो गया मानवीय कारक। तो प्राकृतिक कारक यानी जिसे हम भौतिक कारक भी कर सकते हैं, यानी कि भौतिक कारक कहिए या फिर प्राकृतिक कारक कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और दूसरा हो गया मानवीय कारक। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यह भौतिक कारक क्या है, जैसे स्थलाकृति, यानी कि भूमि का जो स्थलाकृति है कैसी है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, हिम से भरा हुआ है या वन से भरा हुआ है, उस स्थलाकृति को हम कहेंगे। स्थलाकृति के आधार पर उसका प्राकृतिक कारक हो गया। वहाँ पे मृदा कैसी है, यदि उपजाऊ मृदा है तो कृषि का कार्य हो सकता है, और उपजाऊ नहीं है तो उसका कृषि में उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस आधार पे भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जलवायु कैसी है, यानी कि कौन सी मिट्टी के आसपास कौन सा क्षेत्र में उसका जलवायु कैसा है, तो उस हिसाब से हम उसमें मिट्टी का यूज कर सकते हैं, कृषि कार्य भी कर सकते हैं उस हिसाब से। खनिज और जल की उपलब्धता कैसी है, वहाँ पर जल है या नहीं, जल होगी तो हम उस भूमि का उपयोग उस फसल के लिए करेंगे जिसके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि वहाँ मतलब प्राकृतिक कारकों के द्वारा भी भूमि का उपयोग निर्भर करता है। वहाँ का स्थल वहाँ कैसा है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, जल की उपलब्धता है या नहीं, इस पे हम निर्भर करते हैं कि वहाँ का उस स्थान का हम उपयोग कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो किन कार्य में कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कृषि कार्य करना है और वहाँ पे जल की अधिकता नहीं है, जल की कमी होती है, तो हम तो वहाँ का भूमि का उपयोग तो जल कृषि कार्य में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय कारक जो है प्रभावित करते हैं संसाधन का उपयोग करने में, यानी कि भूमि का उपयोग करने के लिए। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि भूमि का उपयोग दो कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक कारक जो भी हम लोगों ने देखा, दूसरा है मानवीय कारक। तो ये मानवीय कारक क्या है, मानवीय कारक में जनसंख्या आ गया, यानी कि मान लीजिए हमारे पास जमीन है और जनसंख्या बहुत अधिक है। मान लीजिए हमारा छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसमें हम कृषि कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार बहुत बड़े हैं, उसमें 8-10 लोग रहते हैं, तो उन्हें रहने के लिए हमें आवास की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें सबसे हमारे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी आवश्यकता, उसकी पूर्ति के लिए हमें आवास की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम घर बनाएंगे। तो जनसंख्या पे भी कृषि योग्य भूमि का भी हम यूज कर सकते हैं घर बनाने के लिए। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, मानवीय कारक में जनसंख्या है, यानी कि कम जनसंख्या होगी तो उसका भूमि का उपयोग उसी भूमि अधिक होगा, और ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भूमि का उपयोग ज़्यादातर मकान बनाने के लिए किया जा सकता है। और दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी की सुविधा होगी तो हम उसमें बेहतर कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि भूमि या फिर मान लीजिए मकान बनाएंगे तो बहुत अच्छा मकान बनाएंगे औद्योगिक तक नए नए तकनीक के माध्यम से। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि भूमि के जो उपयोग हैं वो दो कारकों से प्रभावित होता है। पहला हो गया प्राकृतिक कारक और दूसरा हो गया मानवीय कारक। और प्राकृतिक कारक में हो गया स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल, और मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी शामिल है। अब ये देखिए ये क्या है, तो ये है हमारे हम जो भूमि का उपयोग करते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत भाग में किस कार्य में होता है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है, तो भारत देश में देखिए 57% भूमि है जिसमें फसल उगाया जाता है, और 4% भाग में जो देखिए चारागाह यानी कि पशु पक्षियों को चरने के लिए योग्य है 4%। और वन कितने क्षेत्र में है, तो
22% यानी कि 22% भाग में हमारे देश में वन है, यानी कि पेड़ पौधा लगा हुआ है, वन का क्षेत्र है। और अन्य उपयोग के लिए हमारे पास है 17% भूमि का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार भूमि का उपयोग हम अलग अलग कार्य के लिए करते हैं और उसका एक रिकॉर्ड होता है, इनके हर देश हर राज्य अपने अंतर्गत जितने भी भूमि है, जितने भी क्षेत्रफल भूमि का होता है, उसका उपयोग किन किन कार्यों में कर रहे हैं, इसका एक डाटा होता है। वो सब लिखा जाता है उसमें कि फसल उगाने में, जैसे मान लीजिए हमारा बिहार है, हम बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य में जितनी भी भूमि है उसमें से कितना प्रतिशत भाग में कौन सी फसल उगाई जा रही है, कितने प्रतिशत भाग में वन है, कितने प्रतिशत भाग में वो चारागाह के लिए है और उद्योग के लिए कितने प्रतिशत भाग है। तो इसका एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को कौन रखता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े होते हैं, जिसको लिखित रूप में जिसको उसको संचय किया जाता है, लिख के रखा जाता है। और ये जो रिकॉर्ड होता है उसको भू राजस्व विभाग द्वारा रखा जाता है। तो ये सभी को इसका रिकॉर्ड को नहीं रखते हैं, इस रिकॉर्ड को कि कितने प्रतिशत भाग में कौन सा एरिया में कौन सा यूज, किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है भूमि का, इसका एक रिकॉर्ड होता है। और इस रिकॉर्ड को कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग द्वारा इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये भू राजस्व विभाग क्या होता है, तो राज्य सरकार भूमि की व्यवस्था, माने भूमि की व्यवस्था के लिए, यानी कि भूमि की सुविधा के लिए, हर क्षेत्र किस क्षेत्र में क्या हो रहा है इसकी व्यवस्था के लिए, सुविधा के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसका उपयोग के लिए और एवं उसका उपभोग के संबंध में जो भी कानून बनती है उसके लिए एक विभाग का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे अलग अलग विभाग बने हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा का विभाग, तो इस उसी तरह ये हो गया भू राजस्व विभाग का भी एक विभाग बन गया और उसमें राज्य सरकार की जितनी भूमि व्यवस्था है, उसका अधिकार किसका है, उसका उपयोग किस बेसिक पे किया जा रहा है, उपभोग क्या है, इस सब का एक कानून होता है और उसमें सबका रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को भू राजस्व विभाग द्वारा रखा जाता है। उसमें भूमि से संबंधित सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया भू राजस्व विभाग क्या होता है, जिसमें भूमि से संबंधित सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि भूमि के कितने हिस्से, कितने प्रतिशत हिस्से का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, कृषि के कार्य में करते हैं या वन के कार्य में करते हैं या फिर नहर बनाने के लिए, मतलब किसी भी क्षेत्र में किस क्षेत्र में करते हैं उसका उपयोग, इसका पूरा डिटेल्स होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है, जिसे भू राजस्व विभाग द्वारा रखा जाता है। तो हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, यानी कि हमारे देश में कुल कितनी भूमि है जिस पे हम लोग रहते हैं, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश का जो है क्षेत्रफल है। भारत देश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें से कुल क्षेत्र के लगभग, यानी कि इतना जितना क्षेत्र है इसका लगभग 54% हिस्सा पे खेती की कृषि का कार्य होता है और बाकी जो अन्य क्षेत्र है उसको उपयोग हम लोग वन के लिए करते हैं या फिर उद्योग धंधे के लिए करते हैं या फिर चारागाह के लिए करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें से कुल क्षेत्रफल का 54% हिस्सा में जो है कि कृषि का कार्य होता है हमारे देश भारत में। बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। तो हमारे देश में तो जैसे 54% भाग में कृषि का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे है, अलग अलग राज्यों में बांटा गया है और अलग अलग राज्य में भी प्रतिशत यदि हम देखें तो जिस राज्य की जैसी स्थिति है, स्थलाकृति है, पर्वत पठार, जैसी भी उसकी स्थल का आकृति है उस हिसाब से वहाँ पे कृषि होती है। मान लीजिए इधर है पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे भूमि की कमी होगी तो कृषि कार्य कम होगा। लेकिन जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है उस भाग में तो हम आराम से कृषि कर सकते हैं, तो यहाँ की भूमि पे का यूज हम कृषि कार्य के लिए अधिक करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में हम कृषि कार्य के लिए कम उसका उपयोग कर पाते हैं। तो आइए हम देखें
जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ये सब में है 80% भूमि पर खेती होती है, यानी कि ये सब जो है मैदानी एरिया में आते हैं, इसलिए यहाँ पे के अधिकतर भूमि में कृषि का कार्य होता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार, ये सभी में क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ 10% भाग पे यहाँ पे कृषि कार्य होता है। तो अलग अलग स्थलाकृतियों के कारण भारत देश के जो 54% भाग में कृषि होती है, लेकिन प्रत्येक राज्य में भी अलग अलग प्रतिशत भूमि पे कृषि का कार्य होता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में कृषि कार्य हो गया, वन हो गया, या फिर चारागाह के लिए हो गया, उद्योग के लिए हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में हुई थी, उसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि कम से कम 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में जितना भी, यानी कि मान लीजिए 100% है, 100% में 33% भूमि पे वन होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये कब कौन सा नीति में रखा गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति जो हुई थी 1952 में, उसमें यह निर्धारित किया गया था, तय किया गया था कि 33% भाग में वन का होना अनिवार्य है, क्योंकि वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोग, यानी कि वन के आसपास जो लोग रहते हैं उसमें लाखों के लोग रहते हैं, और उनका जो आजीविका है वन पे ही निर्भर होता है। वे लोग वन पे ही आश्रित होते हैं अपने जीविका जीने के लिए। तो इसलिए हमें हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति हुई थी उसमें निर्धारित किया गया कि 33% भाग में कम से कम वन होना अनिवार्य है। जनसंख्या एवं उनकी मांग में लगातार वृद्धि के कारण पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन भूमि एवं कृषि भूमि क्षेत्र घटते जा रहे हैं, यानी कि हमारे देश में या विश्व में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या के बढ़ने के कारण उसके मांग में भी वृद्धि हो रही है। लोग बढ़ रहे हैं तो उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो जिस तरह जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, तो वो लोग संसाधन का उपयोग उसी तरह करेंगे। तो पोषण एवं आवास संबंधी, यानी कि भोजन संबंधी और रहने के लिए भी उनकी जो आवश्यकता बढ़ेंगी, और तो हम क्या करेंगे, वन भूमि जो है उसको काट के हम उसमें घर बनाएंगे, कृषि योग्य भूमि का उपयोग करेंगे आवास के लिए। तो इस तरह भूमि क्या हो गया, जो भूमि का क्षेत्र है वो घटते जा रहा है, अर्थात बड़े पैमाने पे भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इस तरह भूमि का निम्नीकरण भी होते जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि ये भूमि निम्नीकरण क्या होता है। भूमि का निम्नीकरण जल जमाव से, कहीं पे ऐसा होता है कि जल बहुत दिन से जमा हुआ रहता है, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, तो वहाँ की जो भूमि होती है उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है। फिर या फिर क्या होता है कि कभी कभी हम कृषि कार्य करते हैं तो फसलों को में हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं ताकि अच्छी फसल हो सके, तो उस रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, या फिर खनन का कार्य होता है तो उससे भी हमारे भूमि में जो पौष्टिक गुण होता है भूमि का वो कम हो जाता है। या फिर वन को हम लोग अधिक मात्रा में काटेंगे तो जमीन में उसकी कम होती जाएगी। अतिचारण से, यदि अतिचारण होगा यानी कि पशु पक्षी का, जानवर लोग का भूमि पे चरना ज़्यादा हो जाता है, भूमि से घास का जो उनका भोजन होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है, या फिर कीटनाशकों का, हम फसलों को कीटों से बचाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो इस सब का यदि हम बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो इन कारण से क्या होता है ना कि भूमि के में जो उसका गुण होता है, उसका जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति घटते जाती है, तो जिसे हम भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भूमि का निम्नीकरण क्या है, यानी कि भूमि में जो गुण है किसी भी पदार्थ को, फसल को उगाने का, तो वो गुण में कमी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं भूमि का निम्नीकरण। जिस कारण प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर है, यानी कि भूमि का यदि निम्नीकरण लगातार बढ़ते जाएगा तो प्राकृतिक संसाधन की कमी होती जाएगी और समाप्त होने का डर भी बढ़ते जाएगा। इसलिए आने वाले विनाश को रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें भूमि संरक्षण करना चाहिए, यानी कि भूमि की गुणवत्ता को खत्म होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो इसके लिए हम रासायनिक जो उर्वरक का उपयोग करते हैं उसको कम कर सकते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कम कर सकते हैं, जैविक कृषि यानी कि जो जैविक खाद होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो अतिचारण पे रोक लगा सकते हैं, भूमि पर जल का यदि कहीं जमा हो रहा है तो उस पे हम लोग रोक लगा सकते हैं, और भूमि पे फसल चक्र का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जब हम भूमि पे फसल बोते हैं तो अलग अलग फसल को लगाने से, बदल बदल के लगाने से उसकी जो गुणवत्ता होती है मिट्टी की वो बरकरार रहती है। तो इस तरह हम फसल चक्र का उपयोग कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, या फिर हम भूमि उद्धार के लिए छोड़ सकते हैं। यानी कि भूमि उद्धार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भूमि को, मान लीजिए हम फसल लगाए हैं, फिर कुछ दिन हम उसको पड़ती छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बोते हैं, तो वो कुछ दिन बाद उसमें जो गुण होता है वो स्वयं ही लौट आती है। तो इस तरह हम भूमि में कुछ समय के लिए खाली पड़ती छोड़ देंगे तो भूमि के जो गुण होता है वो लौट आता है, उस पर जो उर्वरक क्षमता होती है, उपजाऊपन है जो फिर उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह हमें भूमि का संरक्षण करना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और उर्वरक का यदि हम उपयोग करते भी हैं तो कृषि खाद्य का उपयोग करते हैं, जो जैविक खाद्य का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। अतिचारण पे लोग रोक लगा सकते हैं, जल जमाव यदि कहीं पे है तो उसको हम लोग साफ कर सकते हैं, फसल चक्र का पद्धति अपना सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कार्य करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भूमि के बारे में विस्तार से देखा, भूमि एक संसाधन है, तो उसी प्रकार मृदा भी संसाधन है, और मृदा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मृदा क्या है, तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो मृदा जो है ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जिस तरह भूमि संसाधन थी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर पृष्ठ पे जो भूमि है, तो भूमि के ऊपर में जो दाना दाना कण होता है, छोटा छोटा मिट्टी का टुकड़ा होता है, उसके जो कण होते हैं उसके आवरण की पतली परत, यानी कि पतली जो परत होती है उसे ही मृदा कहते हैं हम लोग। यह जो मृदा होती है फसलों के उत्पादन का एकमात्र माध्यम है, यानी कि हम लोग फसल का उत्पादन केवल पृथ्वी पे यानी कि मिट्टी पे ही कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि फसल के उत्पादन के लिए एकमात्र माध्यम क्या है, तो मिट्टी है, और फसल पे ही हमारा जो है जीवन यापन होता है। फसलों से, अनाज से ही हमारा हम जीते हैं, उसे का ही खा के हम पालन पोषण हमारा जो है फसलों के अनाज पे ही होता है, हमारा पेट भरता है। तो इस तरह जो है सो एकमात्र माध्यम क्या है, तो मृदा है। फसलों के उत्पादन का एकमात्र माध्यम मृदा है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, और ये केवल हमारे ही पोषण नहीं करती है, हमें हमारे ही खाने की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करती है, बल्कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो यह मृदा भी एक संसाधन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अपने कुछ प्रश्न है अभी जो क्लास हुए हैं उससे संबंधित है। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आई है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। अभी हम लोगों ने जो भी क्लास में देखा समझा, तो आप इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, या फिर दोनों है। तो इसका आंसर आप दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि के उपयोग के बारे में लिखें, यानी कि भूमि का उपयोग हम किन किन रूप में करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे देश में भूमि उपयोग संबंधी जो रिकॉर्ड होता है वो किस विभाग द्वारा रखा जाता है। तो हम लोगों ने विस्तार से भी पढ़ा है, आप लोग यदि ध्यान से पढ़े सुने होंगे मेरी क्लास को, तो जाहिर है कि आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि हमारे देश में भूमि उपयोग संबंधी रिकॉर्ड किस विभाग द्वारा रखा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से में स्थल भाग का विस्तार है, यानी कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसमें कितने प्रतिशत भाग में स्थल भाग है। हम लोगों ने देखा था कितने प्रतिशत भाग में जल है और कितने प्रतिशत भाग में स्थल भाग है। तो आपको जवाब देना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से में स्थल भाग का विस्तार है। पांचवा क्वेश्चन है आपका,
भूमि के किस प्रकार के क्षेत्र में घनी जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि भूमि के जो पृथ्वी है उस पे भूमि के किस स्थलाकृति पे घनी जनसंख्या यानी कि अधिक से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, पर्वत पे, पठार पे, मैदान पे, नदी पे, या फिर हिम वाले क्षेत्र में, वन वाले क्षेत्र में, मतलब कौन सा क्षेत्र में जो है अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारा आंसर का जवाब भेज दीजिए। तो हम लोगों ने इस तरह भूमि संसाधन के बारे में देखा, भूमि का उपयोग देखे, भू राजस्व विभाग क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, भूमि का निम्नीकरण भी हम लोग समझ पाए कि भूमि का निम्नीकरण किसे कहते हैं, भू संरक्षण भी हम लोग देखे कि भूमि का संरक्षण का अर्थ क्या होता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, और फिर मृदा संसाधन के बारे में देखे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मृदा संसाधन के बारे में, आगे देखेंगे कि मृदा संसाधन क्या होता है, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसकी कौन कौन से प्रक्रिया होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्तार से देखेंगे। यदि आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए आज के लिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त खत्म करती हूँ मैं। जय हिंद, जय बिहार।